हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल AR स्टडी क्लासेस। सो हम पढ़ रहे हैं एडवांस स्टील डिजाइनिंग और हमने अपनी पहली यूनिट पूरी कवर कर ली। बस एक न्यूमेरिकल मैंने कल के लिए दिया था, आप लोगों से बोला था ट्राई करने के लिए। ट्राई किए होंगे आशा करता हूँ। ठीक, चलो तो सब लोग मैच कराइएगा कैसे सोल्यूशन किए आप लोग। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया था, उसके बाद सोल्यूशन करते हैं। देखो लिखा है 2 प्लेट्स ऑफ 16 mm एंड 14 mm, इनके मतलब एक प्लेट 16 mm का है, एक 14 mm का है। इसको कनेक्ट किया गया है बाई ग्रूव वेल्ड ज्वाइंट, जैसा फिगर में दिखाया गया है। ठीक, तो ग्रूव मतलब वही बट वेल्ड की तरह इसे ज्वाइन किया गया है। तो ज्वाइंट सब्जेक्टेड ऑफ फैक्टर टेंसाइल फोर्स ऑफ 430 किलोन्यूटन, मतलब जो ज्वाइंट किया गया है उस पे 430 किलोन्यूटन आना है। ठीक, तो ड्यू टू सम रीजन इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड दैट कुड बी प्रोवाइडेड वाज 175 mm, मतलब आपको लेंथ ऑफ वेल्ड दे दिया 175 mm केवल। ठीक, तो कह रहा है चेक द सेफ्टी, मतलब सेफ्टी चेक करो, मतलब सबका डिजाइन यहाँ इसका निकाल के देखो कि ये इससे ज्यादा आ रहा है कि कम। ठीक, मतलब अभी देखो समझ में आएगा। उसके बाद हमें एक सिंगल वी ग्रुप पे चेक करना है, दूसरा केस लेके डबल वी ग्रुप पे। और यहाँ दिया है अज्यूम द प्लेट टू बी सॉफ्ट वेल्डेड, मतलब प्लेट हमें सॉफ्ट वेल्डेड दिया है। अब इस पे आप पार्शियल फैक्टर ले सकते हैं इसी आधार पे। ठीक, जैसे आपको पता भी है सॉफ्ट वेल्डेड के लिए क्या गामा MW फॉर सॉफ्ट वेल्ड के लिए 1.25 था, किसके लिए सॉफ्ट के लिए। वही फील्ड के लिए क्या था 1.50 था, ये हमारा फील्ड के लिए था। ठीक, ऐसे हमारा दिया अल्टीमेट FE 410 ग्रेड के लिए इतना दिया, मतलब उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ इतना दिया है। तो हम FY की वैल्यू कितना ले लेते हैं 250, ये भी ध्यान होगा आपको। ठीक, जब मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ इतना होता है तो FY हम इतना लेके चलते हैं। ठीक, चलो सीधे हमें क्या निकालना है, आपको आइडिया हो रहा है। केस नंबर फर्स्ट हमें सिंगल वी ग्रुप के लिए स्ट्रेंथ निकालना है। उसके लिए चेक करना है कि इससे ज्यादा आ रहा है कम, अगर कम आएगा तो मतलब फेल कर रहा है, और उसके बाद अगर ज्यादा आया तो सेफ कर रहा है। उसका सेकंड केस पे ऐसे करना है। ठीक, तो मैंने सिंपल बताया था डिजाइन स्ट्रेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला। चलो पहले देख लो गिवन डाटा क्या क्या दिया, ये लिखना जरूरी है। डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहा हूँ। देखो पहला केस नंबर फर्स्ट लो, यहाँ केस नंबर फर्स्ट हमारा कौन सा ले रहे, सिंगल वी ग्रुप का, सिंगल वी ग्रुप। ठीक, इसके केस में मतलब एक प्लेट दिया है आपको 16 mm का, ऐसे 16 mm का, और एक दिया है 14 mm, मतलब थोड़ा सा ऐसे छोटा कर दो इसको। ठीक, ये इतना गैप नहीं रहेगा। उसके बाद ये हमारा सिंगल वी, मतलब ऐसे कुछ ज्वाइंट होगा। ठीक, मान लो ऐसे सिंगल वी बना हुआ है, ये है। ठीक, ये हमारा कितना दिया है 16 mm, और ये हमें दिया है 14 mm। ठीक, क्लियर, ओके। अब हमने बोला था जब बट वेल्ड की डिजाइन स्ट्रेंथ निकालना हो तो क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने बोला था TD इक्वल टू उसकी अल्टीमेट स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देना और क्या कर देना उसका एरिया निकाल लेना। ठीक, मतलब उसका अल्टीमेट बोला हूँ FY यील्ड स्ट्रेंथ से, FY से इंटू जो एरिया होता है। एरिया के लिए क्या बोला था, लेंथ ऑफ वेल्ड इंटू थिकनेस ऑफ वेल्ड, इफेक्टिव थिकनेस जिसे TE मैंने बोला था। ठीक, उसको डिवाइड कर देना पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा MW से, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ वेल्डेड का। ठीक, चलो तो देखते हैं सब डाटा हमें मिला है। सब डाटा आपको मिला है। देखो FY की वैल्यू हमें मालूम है, अभी मैंने बताया कितना है 250। ठीक, यही मैंने बताया जब अल्टीमेट स्ट्रेस 410 होता है तो हमने FY 250 लिया था। ठीक, चलो उसके बाद लेंथ ऑफ वेल्ड आपको दिया है 175 mm, 175 ही था ना, 175 mm लेंथ ऑफ वेल्ड दिया है। ठीक, अब बात आती है थिकनेस ऑफ वेल्ड T। तो इसके लिए मैंने बोला था यहाँ आपको इस केस देखना है। आपको एक प्लेट की थिकनेस दी है 16 mm, एक की दी है 14 mm। ठीक, और यहाँ हमें नहीं बोला है कितना थिकनेस प्रोवाइड करना, तो इस केस में हमें क्या बोल रहे थे कि टी की वैल्यू आप 5 से 8 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ स्मॉलर प्लेट का वही ले लेना। देखो यहाँ पीछे लिखवाया था केस, केस केस देखो ये रहा। देखो जब मैंने बोला था कि ऐसा केस बने एक T1 एक T2 थिकनेस का रहे, तो हम क्या करेंगे 5/8 टाइम ऑफ T2 ले लेंगे, मतलब T2 क्या वही स्मॉलर थिकनेस वाला प्लेट ले लेंगे। ठीक, चलो तो यहाँ से हम इफेक्टिव थिकनेस निकाल लेंगे। तो स्मॉल वाला हमारा कौन सा है 14 mm, तो 5/8 इंटू 40 mm। सॉल्व कर लो कितना आया इफेक्टिव थिकनेस, तो इसे 5/8 इंटू 14, ये आपका आ गया। ओहो सही है, 14 गुणे 5 डिवाइडेड बाई कितना 8। ठीक, तो हाँ इतना आ गया 8.75 mm। ठीक, तो ये आपका आ गया 8.75 mm। ठीक, क्लियर है ना कैसे निकाला टी की वैल्यू। तो यहाँ से हमें टी मिल गया 8.75 mm।
अब आप निकाल लो सारी वैल्यू कितनी डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो एफ वाई की वैल्यू 250 रखना इंटू एल डब्ल्यू लेंथ ऑफ वेल्ड कितना है 175 रख दो, और टी की वैल्यू 8.75 रख दो। गामा एम डब्ल्यू कितना लेना है हमें, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ 100 वेल्ड के केस में 1.25 लेके चलना है। कर दो, कितना आ रहा है 250 इंटू 175 इंटू 8.75, इसको डिवाइड कर दो 1.25 से, तो ये वैल्यू आई 306250 इतना न्यूटन में आएगा। 306250 ये न्यूटन में है, इसको किलो न्यूटन में बदलोगे तो डिवाइड बाई 1000 से कर दो। ठीक, तो ये आ गया 306 किलो न्यूटन, 306.250 किलो न्यूटन। लेकिन हमारा कितना बोला है, कितना उस पे आना है 430 से, तो यहाँ हम देख सकते हैं ये वैल्यू कम है 430 किलो न्यूटन से, तो इसलिए कह सकते हैं ये सिंगल बी ग्रुप का हमारा सेफ नहीं है, अनसेफ है। ठीक, देयरफॉर दिस जॉइंट इज अनसेफ, दिस जॉइंट इज अनसेफ। ठीक, चलो क्लियर है ना। अब ऐसे डबल वी ग्रुप का है तो केस नंबर सेकंड ले लो, केस नंबर सेकंड डबल वी ग्रुप, वी ग्रुप। ठीक, चलो तो इसके केस में कैसे करना है आपको, सिंपल वही जॉइंट है, देखो यही जॉइंट है, एक 16 mm प्लेट है और एक 14 mm का प्लेट है। ठीक, अब यहाँ क्या हो रहा है, पूरा ऐसे यहाँ से और यहाँ से ऐसे डबल वी ग्रुप से ज्वाइंट किया। ये कितना है, ये 14 mm है। ठीक, तो ऐसा जब केस बनता था तो मैं क्या बोला था, जो कॉमन वेल्ड आए उसकी थिकनेस टी ले लेना। देखो देखो ये हमारा T1 और T2 जब पूरा ऐसे वी ग्रुप, अब वी ग्रुप मतलब यहाँ पूरा ऐसे फिल हो गया है। ठीक, तो मतलब यहाँ क्या ले लेना है, जो कॉमन है, मतलब ये इस दोनों में क्या कॉमन है, ये 14 वाला पूरा कॉमन है, इतना पूरा भरा होगा ना, तो मतलब यहाँ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 mm। ठीक, क्लियर है। चलो अब सारी वैल्यू वही रहेगी, लेंथ ऑफ वेल्ड चेंज नहीं होगा, लेंथ ऑफ वेल्ड 14 कितना था 175 mm ही, और टी निकल गया और एफ वाई वही रहेगा। ठीक, तो डायरेक्ट फॉर्मूला रख दो, टी डी इक्वल टू क्या, अब देखो ये हो जाएगा एफ वाई इंटू एल डब्ल्यू इंटू में थिकनेस ऑफ वेल्ड डिवाइडेड बाई गामा एम डब्ल्यू। बस यहाँ थिकनेस वही चेंज हुआ, तो एफ वाई की वैल्यू कितना 250, लेंथ हमारा 175 इंटू टी की वैल्यू 14 डिवाइड बाई 1.25, देख लो कितना आ रहा है, तो ये हमारा आ गया 250 इंटू 175 इंटू 14, तो ये इतना आ गया, इसको डिवाइड कर दो 1.25 से, ये वैल्यू आ रही है 4940 इतना न्यूटन। इसको किलो न्यूटन में बदलोगे तो 1000 से डिवाइड कर दो, आ गया 490 किलो न्यूटन, जो कि ज्यादा है किससे 430 किलो न्यूटन से, मतलब ये हमारा सेफ है। ठीक, ये हमारी सेफ कंडीशन है। ठीक, क्लियर है ना, इतना इजी था, बस आपको ये छोटा सा फॉर्मूला रखना था, चेक करना था, देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन था। ठीक, चलो तो ये आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलो डालते हैं अपनी यूनिट नंबर 3। अब यूनिट नंबर 3 का एक बार सिलेबस में दिखा दूं, सॉरी यूनिट 3 बोल रहा हूँ, यूनिट नंबर 2। ठीक, तो यूनिट 1 में अगर अब तक कोई भी आपको कहीं भी डाउट हुई हो गई तो जरूर मेरे पास भेजना, मैं 1 शॉट में उसे करा दूंगा, और नहीं अगर जैसा न्यूमेरिकल होगा मैं तुरंत सोल्यूशन करके आपके पास भेज दूंगा। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट नंबर 2। चलो उससे पहले एक बार सिलेबस देख ले कि सेकेंड यूनिट में क्या क्या है, ऊपर ये है। यही आपका रहा एडवांस स्टील डिजाइन। अब यूनिट नंबर 2 में मेनली आपके 2 चैप्टर है, क्या, टेंशन और कंप्रेशन। हमें टेंशन मेंबर देखना है। आज के लेक्चर में हम अप्रॉक्सीमेट 2 लेक्चर लगेंगे टेंशन मेंबर को, कंप्रेशन मेंबर थोड़ा ज्यादा होता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक, तो कंप्रेशन मेंबर मान के चलिए 4 से 5 में देख लेंगे, 4 से 5 लेक्चर लग जाएगा। टेंशन मेंबर हम मैक्सिमम 2 लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं सीधे टेंशन मेंबर से। ठीक, तो मतलब इसमें 2 चैप्टर आपको पढ़ने, कौन सा, टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर। उसके बाद यूनिट 3 में बस प्लास्टिक एनालिसिस और डिजाइनिंग। चलो तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 टेंशन मेंबर। चलिए तो हेडिंग डालिए टेंशन मेंबर। अब टेंशन मेंबर क्या होते हैं, वो ऐसे मेंबर होते हैं जो कि एक्सियल टेंशन को वियर करे, वही हमारा टेंशन। जैसे ये लोड है, उसके एक्सिस एकदम एक्सियल मेंबर से जो टेंशन को वियर करते हैं वही हमारे टेंशन मेंबर कहलाते हैं। ये जाने, ये जब आपका लोड लग रहा है कोई इसेंट्रिसिटी नहीं आनी चाहिए, ना कि जिससे अगर इसेंट्रिसिटी नहीं आएगी तो कोई बेंडिंग भी नहीं होगा। ठीक, तो ये हमारा कहलाता है टेंशन मेंबर। ठीक, कौन सा, कि जब किसी ऐसे लिखो, व्हेन अ स्ट्रक्चर
ऐसे व्हेन अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंशन, तो उसी को हम देन इट इज नन एज टेंशन मेंबर। ठीक, एकदम एक्सिस से जाना चाहिए, टेंशन मेंबर बोलते हैं। और ये भी ध्यान रखें, इन टेंशन मेंबर वी ऑलवेज ट्राई टू कीप इसेंट्रिसिटी जीरो। ठीक, इसेंट्रिसिटी जीरो हम रखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमारा बेंडिंग स्ट्रेस अवॉइड किया जा सके, टू अवॉइड एडिशनल मूवमेंट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस को। ठीक, एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस को। ठीक, चलो एक बार फिगर बना रहा हूं, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि आपका टेंशन मेंबर क्या होता है। ठीक, एक सेकेंड देखिए, ये पूरी एक गजट प्लेट है। अब इसमें कई सारे मेंबर कनेक्ट है। देखो 1 2 3, ये पूरा एक मेंबर है, मैंने 2 मेंबर बना दिया इसी में, तो ये एक मेंबर पूरा ऐसे कनेक्ट है। अब इसमें से पूछूं मैं कौन सा आपको एक्सियल ये टेंशन मेंबर कौन सा है, तो आप बोलेंगे जिसके एक्सिस में एकदम सेंटर से ऐसे टेंशन फोर्स लगेगा वही आपका एक्सियल मेंबर है। तो बताओ इसमें लग रहा है? नहीं लग रहा। तो ये तो कुछ ऐसे बेंड करे ना, देखो ये इसेंट्रिसिटी पे थोड़ी है। और ये देखो, ये सबसे नीचे वाला, ये एक ही मेंबर है, यहाँ लाइन मत खींचना आप लोग। ठीक, तो यहाँ पर देखोगे एकदम एक्सिस से, और यहाँ अगर टेंशन फोर्स लगेगा तो एकदम इसके एक्सिस से देखो बराबर लग रहा है ना, तो ये आपका कहलाएगा टेंशन मेंबर, ये है। ठीक, ऐसे जब कोई गजट प्लेट ऐसे कनेक्ट होता है कई सारे मेंबर, तो यहाँ एक पॉइंट पे सभी मेंबर का सेंटर ऐसे क्रॉस करना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए। तो ये जो पॉइंट पे मिलता है इसे बोला जाता है नोड पॉइंट। ठीक, ऐसे आप दिखा सकते हैं कि एक्सियल में टेंशन मेंबर कौन सा होता है। ठीक, चलो क्लियर है ना। अब इसकी डिजाइनिंग बहुत इजी होती है। डिजाइनिंग से पहले हमें समझना होगा कि इसका फेलियर कहाँ कहाँ से होता है, उन्हीं की डिजाइन करना होता है। ठीक, तो इसका फेलियर 3 जगह से होता है। एक तो ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग हो जाएगा, एक नेट सेक्शन रैप्चर हो जाएगा, एक तो ब्लॉक शियर फेलियर होता है। अब ये तीनों का फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ बस आपका टेंशन मेंबर के थ्रू आ गया है, बस फॉर्मूला वही है। देखो अभी देखो पीछे पड़े हैं ना, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, नेट सेक्शन रप्चर और ब्लॉक शियर फेलियर, वही फॉर्मूला है। देखो तो यहाँ क्या लिखा, फेलियर ऑफ टेंशन मेंबर। देखते हैं कैसे होगा। फेलियर ऑफ टेंशन मेंबर कैन बी ऑब्जर्व्ड। कहाँ कहाँ से? पहला आपका आ सकता है कि ग्रॉस सेक्शन में यील्डिंग आ जाए। ग्रॉस, आपको ये भी पता है यील्डिंग हमेशा ग्रॉस सेक्शन में भी आती है, मैंने ऐसे हाईलाइट करके भी लिखा था। तो ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग आ जाए, इसको हम डिनोट करते हैं TDG से। ठीक, सेकंड है नेट सेक्शन में रप्चर आ जाए, नेट सेक्शन रप्चर हो जाए तब ये फेल करता है, इसे हम डिनोट करते हैं TDN से। ठीक, उसके बाद थर्ड आपका होता है ब्लॉक शियर फेलियर आ जाए, ब्लॉक शियर फेलियर। ठीक, ये हमारा होता है TDB। ठीक, तो ये तीनों जगह से हमें डिजाइनिंग अब करनी है। चलो तो पहला करते हैं ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। एकदम इजी है। कैसे? देखो यहाँ यील्डिंग डालो, पहला हम डिजाइन कर रहे फॉर ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, पूरे ग्रॉस सेक्शन में यील्डिंग के लिए इसका कैसे फॉर्मूला लिखे थे, TD, हमने इसे डिनोट किया TDG, मतलब डिजाइन स्ट्रेंथ इन ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, यही हम निकाल रहे हैं ना। तो बस सिंपल आपको स्ट्रेस इनटू एरिया कर देना है, आपका निकल गया। स्ट्रेस मतलब FY, वही यील्ड स्ट्रेस को, इनटू ग्रॉस एरिया हमारा क्या AG होता है, बस डिवाइड कर देना। यहाँ डिवाइड गामा M नॉट, गामा M नॉट मतलब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इन यील्डिंग में। ठीक, चलो सब टर्म में लिखिए, बस आप निकाल लिए क्या, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग में। काफी देर से यही हम पढ़ते आ रहे हैं, कुछ अलग थोड़ी है। ठीक, यहाँ FY हमारा क्या है, यील्ड स्ट्रेस, AG आपका क्या है, ग्रॉस सेक्शन एरिया
गामा एम नॉट क्या है, सबको पता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, चलो ये भी लिखता, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इन यील्डिंग कितना लेते हो, 1.1 लिया जाता है, ध्यान है ना। तो ये आप इजीली कर सकते हैं, पीछे भी हमने किया था, ठीक। इस तरह हम ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग निकाल लेंगे, ठीक। कितना इजी था। अब सेकंड देखो, सेकंड हमारा किसके लिए था, नेट सेक्शन के लिए। तो फॉर नेट सेक्शन रप्चर, अगर नेट सेक्शन में रप्चर आ जाए तो उसके लिए हमने डिनोट किया था TDN। अब यहाँ लिख रहा है डिजाइन स्ट्रेंथ इन नेट सेक्शन एरिया, ठीक है, मैं यहाँ लिख नहीं रहा। तो इसके लिए क्या करते थे हम, 0.90 करते थे ना, इंटू FU उसकी अल्टीमेट, जब हम नेट में जाते थे अल्टीमेट स्ट्रेस लेते थे बस, और डिवाइड किससे करते थे, नेट एरिया से डिवाइड कर देना यहाँ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा 1, मतलब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इन उसमें नेट सेक्शन रप्चर में, ठीक। सबको मालूम है ये सारी वैल्यू, पीछे भी कई बार लिखाया है, ठीक। यहाँ AN क्या है, EN हमारा नेट एरिया, नेट सेक्शन का एरिया हो गया, नेट सेक्शन का एरिया हो गया। FU आपका हो गया अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेसेस, ये तो सबको मालूम है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का है, ठीक। तो इस तरह निकालेंगे। अब इसमें जो आता है मेन टर्म हमारा नेट एरिया कैलकुलेशन में, ये सब लोग को ध्यान है कैसे करते थे, वही चीज है। जैसे आपका ये ऐसे कोई प्लेट था, उस पर कई सारे ऐसे बोल्ट लगे थे ना, ऐसे कई सारे बोल्ट। अब हमें किसी एक्सिस के अलाउंग, मतलब 1 के अलाउंग निकालना था। चलो ये पहला फॉर्मूला बता रहा हूँ, बस जान लो, जैसे रिवीजन करा रहा हूँ, ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो प्लेट के लिए हमने क्या बताया था नेट एरिया निकालने के, ए नेट इक्वल टू, अब मैं किसके 1 के अलाउंग निकाल रहा हूँ, कैसे करते थे। आपका मान लो ये बी विड्थ है, ये बी विड्थ था, और ये डाया D नॉट था, और नंबर ऑफ बार 3 है, तो इसे मान लेना नंबर ऑफ बार कुछ थे, और इसकी कुछ थिकनेस हम मानते थे T। तो क्या किया था, बी में से जितने नंबर ऑफ बार थे इंटू इसकी डाया D नॉट से मल्टीप्लाई करते थे, बस उसके बाद थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देते थे, ये हमारा आ जाता था नेट एरिया। ध्यान है सबको, यही फॉर्मूला यूज करते थे। अब चाहे जिसके अलाउंग पूछे आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक। चलो सेकंड हमारा क्या, स्टैगर्ड के लिए था। जैसे ये आपका कोई प्लेट था, अब इस पे मान लो यहाँ 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 ऐसे स्टैगर्ड रिवीटिंग की जाती थी, तब उसके केस में कैसे निकालोगे। तो उसके लिए मान लो मैं ऐसे 1 के अलाउंग निकाल रहा हूँ, तो ए नेट इक्वल टू, फॉर्मूला ऑलरेडी ये सब लोग पढ़े हो इसलिए मैं फास्ट बता रहा हूँ, ठीक। तो ए नेट के लिए क्या, सिंपल यही बी माइनस ND नॉट तो था, ND नॉट था, बस इसमें प्लस में आपका जुड़ गया था ये आपका जैसे गेज डिस्टेंस था और ये पिच डिस्टेंस, तो समेशन आप पिच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4G करते थे। इसको मैंने पूरा डिटेल में करके भी बताया था, इंटू थिकनेस T कर देते थे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा नेट एरिया, ठीक। कर लेंगे, ये ऑलरेडी फॉर्मूला पीछे पढ़े हैं तो इसलिए फास्ट बता दिया, ठीक। तो प्लेट में एंगल, प्लेट में और इसमें स्टैगर्ड में किसी को दिक्कत नहीं ना, ऑलरेडी पढ़े हैं हम लोग। अब इसमें एक जॉइंट और बनता है एंगल्स में, ऐसे एंगल में ज्वाइंट किया जाता है, तो उसमें कैसे निकालोगे। अब एंगल में थोड़ा सा और कुछ कॉन्सेप्ट है, यही कवर कर लेंगे। इन एंगल्स, एंगल का मतलब जैसे आपने ये कोई प्लेट लिया, कोई गजट प्लेट ऐसे मान लो लिया, अब इसमें कोई एंगल सेक्शन आप ऐसे ज्वाइन कर रहे हो, ये आपका ऐसे एंगल सेक्शन है, इसे अच्छे से बनाना, ऐसे रहता है, ठीक। तो ऐसे कोई एंगल सेक्शन मान लो यहाँ ऐसे एक रिविट लगा दे, ये आप ऐसे रिविट से ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसे कोई एंगल सेक्शन ज्वाइन करें तो पहले इसमें कुछ आपका वो कॉन्सेप्ट है ये सीखिए, ठीक। ये क्या है आपका, लिख लो ऐसे, ये आपका गजट प्लेट है, ये गजट प्लेट है, ठीक। और ये जो कनेक्टेड पार्ट होता है इसे बोला जाता है कनेक्टेड लेग, ये कनेक्टेड लेग है। और ये जो नहीं कनेक्ट है, देखो बाहर की तरफ है ना, इसे बोला जाता है अनकनेक्टेड बोल दो, या आउट स्टैंडिंग लेग बोला जाता है, ठीक। आउट स्टैंडिंग लेग, अब या अनकनेक्टेड भी बोल सकते हैं, ठीक। तो इतने नाम, ये सारा इसका टर्म हो गया। अब देखो क्या कॉन्सेप्ट आता है कि जब आप यहाँ एंगल सेक्शन को ज्वाइन कर रहे हैं तो हम नोटिस कर रहे हैं एक लेग इसका कनेक्टेड है, एक लेग आउट स्टैंडिंग मतलब अनकनेक्टेड है। तो इस अनकनेक्टेड होने के कारण से हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब यहाँ स्ट्रेसेस लगता है तो ये जो आउट स्टैंडिंग वाला लेग है, मतलब ये जो अनकनेक्टेड वाला लेग है, तो जब स्ट्रेसेस को बियर करना होता है तो ये पीछे ही रह जाता है, लैग बिहाइंड इन हैंडलिंग ऑफ स्ट्रेसेस बोला जाता है, ठीक। लैग्स मतलब वही पीछे रह जाता है स्ट्रेसेस में, इसलिए हमें इसमें शियर लैग इफेक्ट देखने को मिलता है।
समझ में आया कि जो आपका एक लेग कनेक्टेड है, एक लेग अनकनेक्टेड है, तो इस अनकनेक्टेड होने के कारण हमारा देखा जाता है कि ये जो अनकनेक्टेड वाला पार्ट है ये सीयर को स्ट्रेस करने में पीछे रह जाता है, तो इसीलिए बोला जाता है कि इसमें सीयर लैग इफेक्ट आता है। ठीक, तो इसी सीरियल लैग इफेक्ट आने के कारण हमें देखने को मिलता है कि इसमें स्ट्रेंथ हमारा कम हो जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ एक अभी प्लेट जोड़े हैं जिसे लैग एंगल बोला जाता है। ठीक, पहले जितना बोला हूँ वो लिख लो कि हम इस केस में इन केस ऑफ एंगल्स व्हेन वन लेग इज कनेक्टेड और हमारा एंड अदर लेग जो है इज अनकनेक्टेड। ठीक, इसे आप आउटस्टैंडिंग बोल सकते हो। देखो, आउटस्टैंडिंग लेग इस नाम से भी जाना जाता है, आउटस्टैंडिंग लेग। ठीक, तब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, देन समझ में आया ना कि क्या लिखा मैंने, इन केस ऑफ एंगल में हम जब एक लेग को कनेक्ट कर रहे हैं, ये लेग है, ठीक है जी, एक लेग को कनेक्ट कर रहे हैं और अदर लेग को अनकनेक्ट कर रहे हैं, तब हम ये ऑब्जर्व करते हैं। देन वी ऑब्जर्व दैट क्या, कि जो आउटस्टैंडिंग लेग है, आउटस्टैंडिंग जो लेग है वो लैग बिहाइंड, लैग मतलब पीछे रह जाता, लैग बिहाइंड इन हैंडलिंग ऑफ स्ट्रेसेस। ठीक, इन हैंडलिंग ऑफ द स्ट्रेसेस, इन लैग बिहाइंड द हैंडलिंग द स्ट्रेसेस। ठीक, मतलब वो स्ट्रेस को बियर करने में पीछे रह जाता है। तो इसके कारण से तो ये हमारा जो मतलब होता है, इस इफेक्ट को बोला जाता है दिस इफेक्ट इज नन एज, अभी एक बार मैं देखूं मैच, नन एज क्या, सीयर लैग इफेक्ट बोला जाता है। ठीक, क्या बोला कि जब आप एंगल को लेते हैं तो उसमें एक लेग जो है वो कनेक्टेड होता है, दूसरा लेग कनेक्ट नहीं होता है। तो इससे हम ऑब्जर्व करते हैं कि आउटस्टैंडिंग लेग में हमें लैग बिहाइंड ऑफ हैंडलिंग दी स्ट्रेसेस देखने मिलता है, मतलब वो स्ट्रेस को बियर करने में पीछे रह जाता है। मतलब आप ये ऐसे 3D में देखें ना, जैसे देखो ये मैं ऐसे 3D में बनाऊं लेग को, ये मान लो ऐसे है, ऐसे है। ठीक, ये 3D में मैंने ऐसे दिखा दिया। ठीक, अब मान लो जब इस पे स्ट्रेसेस आएगा तो ऐसे यहाँ जो वाला कनेक्टेड वाला पार्ट है वो तो ऐसे एकदम यूनिफॉर्मली स्ट्रेस को बियर करेगा, लेकिन जो अनकनेक्टेड है उस पर आप यूनिफॉर्मिटी इसे नहीं देखने को मिलेगा, आपको ऐसे वेरी करते हुए देखने को मिलेगा। ठीक, इसलिए बोला जाता है यहाँ हमें सीरियल लैग इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक, तो आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, अब इसी की वजह से, सीरियल लैग इफेक्ट की वजह से हमें देखने को मिलता है कि स्ट्रेंथ हमारा रिड्यूस हो जाता है। ठीक, तो ये भी लिख लो, ड्यू टू सीयर लैग इफेक्ट, ड्यू टू सीयर लैग इफेक्ट, ये LAG रहेगा, सीयर लैग इफेक्ट। ठीक, तो ड्यू टू सीयर लैग इफेक्ट की वजह से हमें रिडक्शन इन स्ट्रेंथ इज ऑब्जर्व। ठीक, तो हमें क्या स्ट्रेंथ में रिडक्शन देखने को मिल रहा है। अब इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ नीचे इसी प्लेट में हम नीचे क्या करते हैं, एक एंगल कनेक्ट करते हैं जिसे बोला जाता है लग एंगल। कुछ ऐसे देखो, एक बार फिर से फिगर बना दूं। देखो यहाँ मैं ये प्लेट लिया, गजट प्लेट, यहाँ एंगल को कनेक्ट किया। आप लोग अच्छे से फिगर बनाइएगा, मैं फास्ट बना रहा हूँ। ठीक, चलो उसके बाद यहाँ हम क्या करते हैं, एक अलग से ऐसे एंगल कनेक्ट करते हैं इसको सहारा देने के लिए, जिससे ये अच्छे से बियर करे, ऐसे कुछ। ठीक, इसे बोला जाता है लग एंगल। क्या, लग एंगल। ठीक, तो लग एंगल कनेक्ट कर, अब इसको ऐसे बोल्ट द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। अब इससे क्या हो जाता है, कनेक्शन आपका रिड्यूस हो जाता है। जैसे अब जो इसको यहाँ कनेक्ट है ना, अब इसको जो स्ट्रेंथ वियर करना था ये कनेक्टेड वाले का, ये इस पर ट्रांसफर करके थोड़ा कम वियर करेगा, तो इससे बोल सकते हैं हमारा लेंथ ऑफ कनेक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, और ये जो सीएल लैग इफेक्ट आ जाता है वो भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा। कैसे, ये लग एंगल कनेक्ट करके। ठीक, क्लियर है ना। और ये भी ध्यान रखना, ये जो पूरे प्लेट के थिकनेस हम यूनिफॉर्मली T मान के चलते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक, चलो अब मैंने क्या बोला, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ सीयर लैग हम एक स्मॉल आई स्मॉल, अब ये चाहे इक्वल लो चाहे अनइक्वल, ऐसे इक्वल या अनइक्वल जो आपके पास हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो इक्वल या अनइक्वल हम एक एंगल यूज करते हैं। एंगल इज यूज्ड टू कनेक्ट
जो हमारा आउटस्टैंडिंग लेग है, आउटस्टैंडिंग लेग में, ठीक। तो इसी को बोला जाता है एंड इट इज नन एज, अभी हमें आगे लेग एंगल के बारे में और पढ़ना है, ठीक। एंड इट इज नन एज क्या, लेग एंगल, ठीक। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेग एंगल, ठीक। इस लेग एंगल जब आप कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो इससे हमारा लेंथ ऑफ कनेक्शन भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक। तो लेग एंगल इज यूज्ड टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, जो हमें स्ट्रेंथ में यहाँ रिडक्शन देखने को मिलता है ना, तो हम क्या करते हैं जब डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें एक रिडक्शन फैक्टर यूज कर लेते हैं, जिसे बोला जाता है बीटा। अब कैसे, अभी देखो जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, उसमें देखो पूरा लिखते जाओ पहले। द रिडक्शन इन स्ट्रेंथ ड्यू टू सीएल लैग की वजह से, ड्यू टू सीएल लैग, ठीक। तो इसको हम इज रिप्रेजेंटेड बाई अ फैक्टर, ठीक। क्या, नन एज रिडक्शन फैक्टर, कौन सा, बीटा। इससे हम लगा देते हैं। अब यहाँ जब आप डिजाइनिंग करेंगे ना, जैसे टी डी आप जब डिजाइनिंग करोगे तो यहाँ पर पहले तो वो लिख लो क्या, 0.90 FU इंटू में नेट एरिया डिवाइडेड बाई गामा M1। अब यहाँ जब आप ग्रॉस एरिया निकालते हैं तो बस यहीं बीटा से मल्टीप्लाई कर देना, बीटा इंटू, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देना FY इंटू में, अब यहाँ ग्रॉस एरिया AG लेंगे, AG, उसके बाद डिवाइड करते हैं यहाँ गामा M0 से, ठीक। तो इस तरह यहाँ एक बीटा फैक्टर डिवाइड करते हैं, ये बीटा है, ठीक, बीटा। अब ये बात पड़ी कि बीटा कैसे निकालोगे, ये भी तो, अब यहाँ ये लिख दो कि AG क्या है, AN क्या है, ये लिख दो। देखो AN आपका होता है, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, AN क्या होता है आपका, एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग का, ठीक। तो कनेक्टेड लेग में ही तो नेट एरिया आएगा, उसी में से तो डाया आप माइनस करोगे, ठीक। ये समझ में आया ना। और AG क्या होता है आपका, ग्रॉस एरिया, ठीक। तो ये हमारा कौन सा रहेगा, ग्रॉस एरिया किस में आएगा, इसमें जो कनेक्ट नहीं है, ठीक। तो एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग में, ठीक। समझ में आया ना। देखो ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ग्रॉस एरिया किस में निकालते हैं, जिसमें डाया आप होल घटाना होता है, तो मतलब इतने का, और सॉरी ग्रॉस एरिया बोलो, नेट एरिया, और ग्रॉस एरिया जिसमें कुछ घटाना ना हो, तो मतलब ये नीचे वाला ले लेते हैं, ठीक। तो इस प्रकार इसमें निकालना है, ठीक। अब आपको बात आती होगी कि ये बीटा कैसे निकालें, तो इसके लिए IS कोड ने हमारे फॉर्मूला दे दिया है, ठीक। अकॉर्डिंग टू, समझ में आ रहा है ना सबको, आप लोग क्वेश्चन लगाओगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो अकॉर्डिंग टू IS कोड के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला दिया गया है, बीटा इक्वल टू 1.4 माइनस 0.076 है, ठीक, 0.076। फिर ब्रैकेट में आपका एक आता है BS डिवाइडेड बाई LC, BS डिवाइडेड बाई, अभी क्या टर्म क्या है सब बताऊंगा, ठीक। तो BS डिवाइडेड बाई LC इंटू, फिर इंटू में W, फिर डिवाइडेड बाई आपका आता है गामा, ठीक। सॉरी ये गामा नहीं, ये थिकनेस T, एक बच्चों मैं गलत लिख दे रहा हूँ, यहाँ देखो, बीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1.4 माइनस 0.076 इंटू में BS डिवाइडेड बाई LC इंटू में ये W इंटू T होता है, ठीक, इंटू में फिर हम करते हैं FY डिवाइडेड बाई FU, ठीक, ये Y, FY इंटू FU, फिर ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू होने चाहिए आपका FY इंटू में, सॉरी FU होता है, ये FU होता है, FU फिर डिवाइडेड बाई FY, फिर इंटू में इसी में करते हैं गामा M0 डिवाइडेड बाई गामा M1, फिर ये वैल्यू लेस होने चाहिए 0.70 से, इतना कंडीशन चेक किया जाता है। अब एक बार पढ़े हुए ध्यान हो जाएगा, ठीक। चलो क्या बोला, 1.4 माइनस 0.076 डिवाइडेड इंटू में BS बाई LC, फिर इंटू में W बाई T, और यहाँ FG बाई FU, फिर ग्रेटर लेस देन इक्वल टू होना चाहिए FU डिवाइडेड बाई FY, फिर आपका होना चाहिए गामा M0 डिवाइडेड बाई गामा M1, ये आपका लेस होना चाहिए 0.70 से पूरी वैल्यू, ठीक। अब यहाँ एक एक टर्म सीखते क्या है, आपका BS होता है शियर लेग विड्थ। अब ये क्या है, देखो
जैसे हमने ये प्लेट कनेक्ट किया था ना, ऐसे प्लेट कनेक्ट किया था, कुछ ऐसे ऐसे कनेक्ट किया था ना। अब यहाँ पर जब कोई ऐसे बोल्ट लगाए थे तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम बोलते हैं ग्रॉस सॉरी गेज डिस्टेंस। और उसके बाद ये वाली जो विड्थ होती है इसे हम W से डिनोट करते हैं, ठीक। ये विड्थ वही विड्थ ऑफ आउट स्टैंडिंग, यहाँ W लिख लो इसे। W आपका होता है विड्थ ऑफ आउट स्टैंडिंग लेग, आउट स्टैंडिंग लेग, ठीक, ये होता है। ओके, अब यहाँ जो BS आपका होता है, ये आप देखो T हम थिकनेस पूरा यूनिफॉर्मली मानते हैं। जो T आपका थिकनेस ऑफ प्लेट है, ऐसे लिख लो, T आपका थिकनेस है, T आपका थिकनेस है, पूरे यूनिफॉर्मली T ही लेके चलते हैं। ये जो आपका कोन दिख रहा है ना, कोन की तरह नहीं, पूरा हम T ही लेके चलते हैं, ठीक। चलो, अब यहाँ से जो BS निकलता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है G प्लस W माइनस T, ठीक, मतलब G प्लस W माइनस T। इस तरह हम BS को निकालते हैं। G आपको मालूम है गेज है, W आपका विड्थ ऑफ आउटस्टैंडिंग है, T आपका थिकनेस, ठीक। बाकी टर्म तो मैंने पहले बता दिया। यहाँ LC क्या है, LC भी लिख लो। LC आपका लेंथ ऑफ कनेक्शन होता है, लेंथ ऑफ कनेक्शन। मतलब ये क्या हुआ, अभी देखो मैं दिखा रहा हूँ, लेंथ ऑफ कनेक्शन। जैसे आप ऐसे 3D में इसको देखोगे, ऐसे 3D में, ऐसे 3D में, तो यहाँ ऐसे बोल्ट ऐसे कनेक्टेड गए होंगे ना, ऐसे कनेक्ट गया होगा, तो यही कितने लेंथ तक कनेक्ट है वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, LC आपका ये हो जाएगा, ठीक। ये आपका लेंथ ऑफ कनेक्शन। FY मालूम है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ये सब तो मालूम ही है, ठीक। तो इस तरह आप बीटा निकाल लेंगे, ठीक। लेकिन एक ट्विस्ट यहाँ ये है कि आपको लेंथ ऑफ कनेक्शन और थिकनेस तभी मालूम होगा जब आप डिजाइनिंग कर लेंगे। पहले से थोड़ी मालूम होता कि कितना लेंथ तक कनेक्शन करना है, कितना थिकनेस रखना है, ये तो डिजाइनिंग करने के बाद ही मालूम चलता है ना। तो इसके लिए क्या बोला हमारे IS कोड ने कि आप प्रीसाइजिंग करके तब ले लो, उसी के आधार पर ले लिया जाता है, ठीक। तो मतलब देखो यहाँ क्या ट्विस्ट आया कि इन ऑर्डर टू डिजाइन डिटेंशन मेंबर जो टेंशन मेंबर है उसमें हम जो रिडक्शन फैक्टर इज रिक्वायर्ड, ठीक। तो हम क्या करें, जब हम टेंशन मेंबर की डिजाइन करें तो हमें एक क्या रिक्वायर हो रहा है, रिडक्शन फैक्टर। और हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इट इज ऑब्जर्व दैट टू कैलकुलेट रिडक्शन फैक्टर, जो यही बीटा है, ठीक। रिडक्शन फैक्टर क्या, बीटा को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या, लेंथ ऑफ कनेक्शन LC चाहिए, ठीक। LC मतलब लेंथ ऑफ कनेक्शन ये चाहिए, और यहाँ थिकनेस ऑफ प्लेट भी चाहिए, T की वैल्यू, थिकनेस भी चाहिए, ठीक, थिकनेस चाहिए। और ये हमारा कब मिलता है, इस रिक्वायर्ड, ये हमारा रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड, और ये हमारा मिलता है डिजाइनिंग के बाद। तो इसलिए हमारे IS कोड ने बोला देयरफॉर, हमारा IS कोड क्या बोलता है, देयरफॉर IS कोड क्या कहता है कि आप प्रीसाइजिंग कर लो, ठीक। तो IS कोड सजेस्ट दैट प्रीसाइजिंग मतलब पहले से एक मतलब ऐसे अनुमानित आप लेके चले, ठीक। प्रीसाइजिंग ऑफ एलिमेंट शुड बी यूज्ड, ठीक। इसका मतलब मतलब जब आप डिजाइनिंग करोगे TD की, तो वहां हमें कैसा था, ऐसे बीटा लगाते थे ना, तो यहाँ एक फैक्टर दिया जिसे अल्फा बोला जाता है, बस अल्फा के साथ आपको FU इंटू AN डिवाइडेड बाई गामा M1 कर देना, ठीक। चलो, अब यहाँ बात आई अल्फा कैसे निकालोगे। तो अल्फा डिपेंड करता है कि कितना आप नंबर ऑफ बोल्ट्स यूज कर रहे हैं, ठीक। तो मतलब यहाँ लिख लो अल्फा हमारा क्या है, इट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ बोल्ट पे। अब कैसे, जैसे देखो यहाँ एक टेबल में बना रहा हूँ छोटा सा, कि यहाँ लिख लो अल्फा की वैल्यू, यहाँ अल्फा, यहाँ नंबर ऑफ बोल्ट्स, ठीक। तो इसकी वैल्यू ऐसे सिंपल 0.60, 0.70, 0.80, फिर एक बार 0.80, ठीक। ऐसे ध्यान रख लेना। उसके बाद देखो 0.60 में क्या आपका नंबर ऑफ बोल्ट्स 1 हो या 2 हो तब लेते हैं, ठीक। तो ऐसे 1 और 2 बोल्ट्स अगर कनेक्ट है, 2 बोल्ट्स, तब हम इतना लेके चलेंगे। अगर ये 3 से 4 बोल्ट कनेक्ट हो, 3 से 4 बोल्ट, तब हम 0.70 लेके चलेंगे। अगर ये 4 से ज्यादा हो, मोर देन 4 बोल्ट, तो हम कितना लेके गएंगे, 0.80।
अगर वही आपका वेल्डेड ज्वाइंट हो तब हम 0.80 लेके चलेंगे, वेल्डेड, ठीक, तब इतना लेके चलेंगे। ठीक, किसी को दिक्कत, एकदम इजी है। ठीक, चलिए अब चलो देखते हैं कैसे इसका नेट एरिया निकालोगे। ठीक, तो हेडिंग डाल दो, सब कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, किसी को कोई दिक्कत? ठीक, आपका इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, नेट एरिया कैलकुलेशन। अभी मैं सोच रहा हूँ 2 से 3 यूनिट कर लूँ, उसके बाद 1 शॉट में ले आऊँ उसको न्यूमेरिकल। काफी लोग नहीं लगा पाएंगे इसीलिए सोच रहा हूँ। ठीक, अभी 3 यूनिट हमारी कवर हो जाए, उसके बाद तीनों यूनिट की मैं 1 शॉट ले आऊंगा। ठीक, चलो तो ये रहा आपका, मान लो नेट एरिया हम निकालना सीख रहे हैं। ये हमारा मान लो प्लेट रहा। ठीक, अब इस पे हम कोई ऐसे एंगल सेक्शन ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक, चलो ये मान लिया एंगल सेक्शन ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक, चलो ऐसे मान लो ये बोल्ट लिया, इसको कनेक्ट कर दिया। अब इसकी थिकनेस सब जगह सेम ही रहती है, इसको भी हम टी मानते हैं। ठीक, और ऐसे पूरी प्लेट की थिकनेस को हम टी मानते हैं। अब मान लो इसकी विड्थ को हम बी लेके चल रहे हैं, और इसका पूरा जो यहाँ से यहाँ तक विड्थ है, अब ये अलग अलग टर्म दिखा दी, चलो बी ही दिखा देते, इसको भी बी विड्थ और इसका बी विड्थ ये मान ले रहे हैं। ठीक, चलो अब हमें निकालना है नेट एरिया। अब ये जो डाया बार लगाया इसे डी नॉट मान ले रहे हैं। ठीक, ये डाया है, ऐसे लिख दो, डी नॉट इक्वल टू डाया ऑफ बार। ठीक, अब हमें नेट एरिया निकालना है। नेट एरिया किसमें निकलेगा? जिसमें आपने कनेक्ट किया है। तो कनेक्ट ये वाला पार्ट है, मतलब आप ऐसे देखो, ये आपका एक आपका वेल्ड रहा ये पूरा, और एक आपने यहाँ ऐसे कनेक्ट किया है कुछ ऐसे। ठीक, अब ये भी बात है कि जब दोनों एक साथ ऐसे लगाओगे तो यहाँ 2 बार कैलकुलेशन हो जाती है। ऐसे हो जाएगा ना, देखो एक बार यहाँ से ऐसे निकालोगे ये हो जाएगा, एक बार यहाँ से निकालोगे तो मतलब ये आपकी टी थिकनेस, ये टी यहाँ होता है, टी यहाँ, मतलब 2 बार टी आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, आधा इसको दे दे आधा इसको दे दे। अभी देखो कैसे, यहाँ नेट एरिया पहले हम इसका कनेक्टेड वाला निकाल रहे हैं, तो यहाँ ए एन सी मतलब एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, इसको कैसे निकालोगे? तो मान लो आपका कनेक्टेड लेग का निकाले, इसे हमने बी विड्थ दिया, नाम दिया ना, तो यहाँ से बी में से आपका जितने नंबर ऑफ बार्स है एन डी नॉट लिख दो, या सिर्फ एक ही है तो डी नॉट लिख दो, उसमें से माइनस कर देना, ये t/2 माइनस कर देना। क्यों? क्योंकि आपका इसमें ये 2 बार आ रहा है ना, तो यहाँ से ऐसे t/2 इसमें से माइनस कर देना, उसके बाद थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, ये आपका आ गया कनेक्टेड लेग का एरिया। ठीक, क्लियर है कि सबको ना? तो यहाँ से हम ANC निकाल लेंगे। ठीक, ये t/2 के माइनस के, यही वाला आप जब दोनों देखते हैं तो ये 2 बार आता है, ये वाला पोर्शन 2 बार आता है, जैसे आप लोग उसमें एस्टिमेशन में पढ़े होंगे, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक, चलो ऐसे आपका ये देखो ग्रॉस एरिया AG0, इसको बोला जाता है ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया। अब ये कहाँ पर हो गया? ये आउटस्टैंडिंग वाले लेग पे, आउटस्टैंडिंग लेग में, इसको निकालो। तो इसमें क्या, बस सिंपल बी, इसको भी विड्थ को बी बोला है, यहाँ पर कोई डाया या माइनस नहीं करना, तो बाई बस t/2 से माइनस कर देना और थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देना। ये आपका आ गया ग्रॉस एरिया। ठीक, ठीक, इस तरह हमारा पूरा खत्म होता है। कौन सा? फॉर नेट सेक्शन रप्चर के लिए। अभी एंगल सेक्शन में 1-2 फॉर्मूले हैं, मैं उसे लास्ट में बता दूंगा, वो सारा मिसलेनियस में आ जाएगा। ठीक, चलो तो यहाँ से हम नेट एरिया निकाल लेंगे। कल हम कल न्यूमेरिकल भी करा दूंगा। ठीक, अब चलो थर्ड हमारा किस में फेल हो रहा था? ब्लॉक शियर फेलियर में। तो थर्ड हम देखते हैं फॉर ब्लॉक शियर फेलियर। अब ब्लॉक में जैसे सबको फॉर्मूला याद है, वही वाला फॉर्मूला होगा फॉर ब्लॉक शियर फेलियर के लिए। क्या करते थे ब्लॉक शियर में? हम 2 चीज निकालते हैं ना ऐसे, डिजाइन TDB इक्वल टू हम लेते थे मिनिमम ऑफ TDB1 और TDB2, यही करते थे ना, तो यहाँ भी वही करना है। अब TDB1 मतलब, यहाँ TDB1 मतलब हम लेके देते एक हमारा यील्डिंग हो जाए, एक हमारा रप्चर में हो जाए। तो मान लो पहला हमारा शियर में हम यील्डिंग लेके चल लें, शियर में यील्डिंग और टेंशन में रप्चर ले लो, ऐसे ही लेते थे ना, टेंशन में रप्चर। ठीक, तो यही फॉर्मूला, अब जो फॉर्मूला वहां था वही फॉर्मूला यही है। क्या? TDB1 इक्वल टू, जब CL लेते थे तो क्या करते थे आप? पहले तो यील्डिंग हो रहा है, तो यील्डिंग के लिए FY से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ जब शियर में यील्डिंग होता है तो हम पूरा कौन सा ग्रॉस एरिया लेके चलेंगे, तो AVG ले लो। ठीक, उसके बाद जब भी शियर आएगा तो मैंने बोला था क्या, √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई कर दो उसके फैक्टर गामा M0 से,
ठीक, फिर इसी में जोड़ देना। आपका टेंशन में आ जाओ, टेंशन में रप्चर, मतलब टेंशन में आया 0.90 इंटू रप्चर हो रहा है तो मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस FU से मल्टीप्लाई कर दो, और टेंशन में रप्चर मतलब नेट एरिया 80 N लेके चलना, इसको डिवाइड कर देना गामा M1 से। यही फॉर्मूला लिखाया था, यही का ये वही है। ठीक, कोई चेंज है नहीं है ना। ठीक, चलो उसके बाद सेकंड हम निकालते थे TdV2। इसमें क्या हम ले लें, अब यही जैसे सीयर में यील्डिंग लिए थे, अब यहाँ टेंशन में ले लो, टेंशन में यील्डिंग, टेंशन में यील्डिंग ले ले, टेंशन में यील्डिंग, और क्या ले लो, और हम ले रहे हैं सीयर में रप्चर, सीयर में रप्चर ले लो। ठीक, बस निकाल लो। तो यहाँ TdV2 क्या हो जाएगा, अब यही सीयर वाला पॉइंट आ जाएगा बस। तो यहाँ अल्टीमेट जब यील्डिंग होता है तो अल्टीमेट स्ट्रेस FY, टेंशन है तो मतलब AT, अब यहाँ ATG ग्रॉस एरिया से करते हैं, और डिवाइड कर देना किससे, गामा M0 से, प्लस कर दो। अब सीयर वाले में आ जाओ, तो यहाँ जब सीयर में रप्चर आता है तो 0.90 लिखते हैं, इंटू में रप्चर में अल्टीमेट FU से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू AVN रख देना। ठीक, मतलब नेट एरिया ऑफ सीयर हो जाएगा, और डिवाइड कर देना गामा √3 इंटू में गामा M1 से। ठीक, चलो इस तरह आप निकालेंगे TdV2 की वैल्यू। ठीक, अब एक लास्ट टर्म पढ़ लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक, आपका आता है सिलेंडरनेस रेशियो। आपने RCC पिछले में पढ़ा, वहां भी इसका फॉर्मूला पढ़ा था, इसलिए इसको जल्दी कवर कर देंगे। देखो सिलेंडरनेस रेशियो, सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है सबको याद है। वहां हम L इफेक्टिव डिवाइडेड बाई LLD लीस्ट लेटरल डायमेंशन रखते थे ना, वो हमारा कब था, जब हम डिजाइनिंग करते थे RCC डिजाइन के लिए। लेकिन यहाँ हम लैम्डा इक्वल टू लेके चलेंगे वही L इफेक्टिव डिवाइडेड बाई R मिनिमम, मतलब मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, L इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव लेंथ, L इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव लेंथ। ठीक, और R मिनिमम मतलब रेडियस ऑफ, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। तो ये आपका रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, सबको मालूम है ये सब क्या है, अभी पिछले समय में पढ़ के आया हूँ। ठीक, चलो अब इसके लिए एक टेबल है, मैं वो टेबल बना दो, फिर वो समझा दूंगा, मतलब सबके लिए कितनी वैल्यू होना चाहिए वो टेबल वो है। ठीक, चलो मैं टेबल बनाऊँ। देखो ये आपका L इफेक्टिव समझ में आया, लेमडा क्या होता है, तो आपका किस कंडीशन में कितना रखना है ये बताया गया है। जैसे अगर अटेंशन मेंबर इन विच रिवर्सल डायरेक्ट स्ट्रेसेस इज ड्यू टू लोड अदर देन विंड या अर्थक्वेक, मतलब या तो डेड लोड या लोड आपका लाइव लोड आ रहा है, तो उसमें आपका लेमडा की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम 180 होना चाहिए। ठीक, वहीं अगर नॉर्मली एक्ट एज अ टेंशन मेंबर बट इन द विच रिवर्सल स्ट्रेस ड्यू टू विंड और अर्थ का है, ठीक, तब उस केस में आपको 350 लेके चलना है। लेकिन जैसे मतलब अगर ऐसा मेंबर जिसमें अंडर टेंशन एक्सेप्ट प्री टेंशनिंग मेंबर हो, तब वहां पर हम 400 लेके चलते हैं। ठीक, ये कंडीशन है, ये डिजाइनिंग में आपका यूज होगा। ठीक, चलो तो यहाँ आपका हो गया सिलेंडरनेस रेशियो के बारे में। ठीक, चलो कल हम थोड़ी बहुत थ्योरी रहेगी तो मैं कल लिख के ले आऊंगा, और बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा, और एक न्यूमेरिकल करेंगे बड़ा सा डिजाइनिंग वाला। ठीक, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सभी कॉन्सेप्ट कल रिवीजन करके तब पढ़िएगा, नहीं तो ये न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, नहीं तो आज ही मैं करा देता। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।